नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर बढ़त फिर से देखने को मिली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज यहां पर यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है। अगर ये आंकड़ा कमजोर आता है तो आप सोने में तेजी आता हुआ देखेंगे, और अगर ये आंकड़ा तेजी वाला आता है तो कुछ मुनाफा वसूली यहां पर सोने में एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इस नंबर पर ऑफकोर्स यहां पर रखनी होगी नजर। और साथ ही साथ आपसे बात करवाएंगे आज कल्याण ज्वेलर्स के मैनेजमेंट की, और जानेंगे उनसे कि किस तरह की डिमांड वो आगे जाता हुआ देख रहे हैं। बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 4 हफ्तों की गिरावट के बाद इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी बेहतरीन हुई है, लेकिन यहां पर भी किस तरह के आंकड़े आज शाम को आते हैं, बाजार वहीं से क्यूज लेगा। साथ ही बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, देखेंगे कि मौसम और मॉनसून यहां पर अगस्त के महीने में कैसा रह सकता है, और जो बुआई वाले यहां पर नंबर्स हैं उनका यहां पर आगे जाकर किस तरह की सिचुएशन रहेगी। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कल्याण ज्वेलर्स के ईडी रमेश कल्याणरामन, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया, कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा, और हम बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल छतर से। सबसे पहले लेकिन बात सोने की, और हमारे साथ मिस्टर रमेश कल्याणरामन है। रमेश जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपसे आपके फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स ही जानने चाहेंगे। क्या काम किया आपके लिए यहाँ पर, और जुलाई अब आपको कैसा नजर आता है, स्पेशली रेट कट के बाद किस तरह के फुटफॉल्स रहे? Yes, so Q1 was good, very strong revenue momentum. SSGs were also very strong in the range of 12%. And as we speak, July has started off very well. The first two and a half weeks, the SSGs were very similar to Q1. And post the duty cut, the momentum is further strong at the store. But of course, it can be a short term wherein, since the price came down, by 6-7%, customers would have come immediately for shopping. But again, we think that Q2 is going to be good, and the momentum is very strong at the store, and store expansion plan is also on track. We are going to open 35 more showrooms, Kalyan Jewelers showrooms before Diwali, and 20 more Candier stores before Diwali. 35 कल्याण ज्वेलर स्टोर्स और 25 कैंडियर स्टोर्स। लेकिन रमेश जी, इसमें क्या फ्रेंचाइजीज आर पार्ट ऑफ दीज एक्सपेंशंस? क्या आपने नंबर्स वो यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं? Yeah, so all the expansion for this year will be taken care by franchisee partners, and we have already signed for all the stores which we are going to open in this financial year, and the momentum from them also is very strong. We have good inquiries, and now we will plan for the next financial year expansion. Post Diwali, we will start signing for the next financial year. ऑलराइट, तो ये सब कुछ मिला के अब टोटल कितने शोरूम्स हैं कल्याण के पास? और दूसरा सवाल ये है कि अब ड्यूटी कट के बाद अगर सेकेंड हाफ ऑफ 2024 को देखें तो आपको लगता है कि वो फर्स्ट हाफ से बेटर होगा, और क्या पिछले साल से भी अब बेटर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे? Yeah, so the number of showrooms, if you look at, we have 240 odd showrooms in India, and again 30 odd showrooms in Middle East, and 13 Candier stores. That is our store network. And yes, as you rightly said, the duty cut has a mid-term, long-term advantage, because for a consumer, they choose to go to a organized player when compared to unorganized, because the price difference is getting lower because the duty has been cut. So mid-term, long-term, we see very good advantage because of this duty impact. And yes, Diwali, we think that it's going to be strong, very positive for the organized players in the mid-long term. ऑलराइट, तो ये दिवाली एक्चुअली सभी के लिए बेहतरीन है, क्योंकि ड्यूटी कट का फायदा यहाँ पर कंज्यूमर्स तो उठाएंगे ही, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ज्वेलरी कंपनीज हैं उनके लिए फायदेमंद होगा। रमेश जी, जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनाइज प्लेयर के लिए अच्छा है, जुलाई यहाँ पर बेहतरीन रहेगा, तो इंडियन मार्केट्स तो सॉर्टेड है इन दैट सेंस। लेकिन अब आपके प्लान्स आउटसाइड इंडिया किस तरह के हैं? Outside India, we will open our first store outside the Middle East. We are opening in the US, New Jersey. That will come before Diwali, and post that, with its success, we will lay out a plan for the US expansion. And Middle East, we will be adding a couple of showrooms in this financial year. We'll also be converting a few owned stores in Middle East to franchised ones, so that can also come and reduce our CC limit there,
जी हाँ, एब्सोल्युटली। मिडल ईस्ट में वहाँ पर एक्सपेंशन प्लान्स हैं और वो एक बहुत बेहतरीन मार्केट भी है इंडियन ज्वेलर्स के लिए। कल्याण ही नहीं, हमने बाकी काफ़ी सारे ज्वेलर्स को भी वहाँ पर एक्सप्लोर करते हुए देखा है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम वापस इंडिया की तरफ यहाँ पर लौटें तो जो इंडियन डिमांड है, जो आप मानते हैं कि आगे जाकर दिवाली के लिए स्पेशली काफ़ी बेहतरीन होगा, इसमें अगर हम एक कैटेगराइजेशन करें साउथ वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ सोना वर्सेस स्टडेड ज्वेलरी की जो रेशियो है, तो उसमें किस तरह के नंबर्स बनता हुआ देखेंगे? Yeah, so South SSGs are 1% better than non-South. And South, especially in certain states in South, like Tamil Nadu, the SSGs are even stronger than the rest of South. Again, studded ratio has improved because of two reasons. One, our expansion is in the non-South region. Two, there is a studded demand which is increasing even in our own stores, even within the South. So now it's in the range of 30%. ऑलराइट, एक फाइनल सवाल आपसे। अब आगे के नंबर्स किस तरह से बनता हुआ देखते हैं? आई नो दिस इज स्टिल इनिशियल डेज और जुलाई में हमने एक इम्पैक्ट और एक रिएक्शन तो आता हुआ देखा ही है, लेकिन अगर उसको रीड करें तो आगे जाकर आप किस तरह की गाइडेंस के साथ काम कर रहे हैं? So I will not be able to share an exact number, but July has started on a very strong note, and the revenue growth which we see in Q1, it should only better in Q2 is what we think as we speak, and this year also should come out with strong numbers. Duty cut has only given more push to demand now, and I am very upbeat a bit on the customer. For all prospects, we are very upbeat. कल्याण रामन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो कल्याण के नंबर्स ऑफ कोर्स हमने आते हुए देखे हैं जो ऑन द पॉजिटिव साइड है, लेकिन कंपनी हमें वो कहती भी रही है कि नंबर्स बेहतर होने की उम्मीद भी है और आगे ऑफ कोर्स IIJS भी है और जुलाई का महीना बेहतर गया है। अगस्त से यहाँ पर रक्षाबंधन के साथ साथ त्यौहार भी शुरू हो जाते हैं, तो उसकी खरीदारी भी हम आगे जाता हुआ देखेंगे ही। और वो प्राइसेस हैं आपके समक्ष, जहाँ पर 550 रुपये की तेजी के साथ आज सोने पर कारोबार फिलहाल होता हुआ नजर आया है और 70,000 के ऊपर यहाँ पर भाव लौटे भी हैं। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं करंट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस? अगर जुलाई का महीना देखें तो चांदी नेगेटिव बंद हुई, लेकिन सोने में हमने बढ़त यहां पर जारी रहते हुए देखी है। आज यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है, कितनी नजर उस पर है और यहां से अब आप क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? देखिए, अगर आप सोने की बात करें तो सोने की जो चमक है वो फिर से देखने मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आप बात करें तो ऑलमोस्ट $2,500 की ऊपरी स्तरों पर फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 70,000 का स्तर मार्केट ने फिर से पकड़ लिया है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि रुपए के कमजोरी के कारण इनको डबल इम्पैक्ट होगा और ये तेजी बरकरार रह सकती है। मैं रिकमेंड करूंगा निवेशकों को कि डिप पे बाय करके चले, क्योंकि फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों सोना काफी स्ट्रांग है। रही चांदी की बात, तो चांदी अगर देखें तो पिछले महीने ऑलमोस्ट 90,000 के स्तर थे और ऑलमोस्ट 80,000 के स्तर पे आके मार्केट लुढ़क चुका है। काफी कोशिश कर रहा है $30 का ब्रेक करने के लिए, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि चांदी में अभी भी काफी क्षमता है ऊपर जाने की, तो चांदी में ज्यादा निवेश करके चल सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो की परसेंटेज इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर सोना भागेगा तो चांदी उसको लेके साथ में चलेगी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चांदी फिर से 87-88,000 रुपीज और डॉलर के स्तर में देखिए तो $31 से $32 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। साथ ही मेटल्स आप कैसे देखते हैं धर्मेश? बिकॉज जुलाई के महीने में 10% की गिरावट कॉपर में, एल्यूमिनियम में, जिंक में देखने को मिली है। लेड और निकल की अगर बात की जाए तो 3.5 से 4.5% की गिरावट यहाँ पर भी है। क्या अगस्त का महीना कुछ डिफरेंट होगा? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो काफी अच्छी गिरावट आपको स्पेशली कॉपर बेस मेटल काउंटर में देखने मिली। ऑलमोस्ट 800 के स्तर भी ब्रेक करते हुए देखा प्राइस ने, ऑलमोस्ट 900 से। तो प्राइस फंडामेंटली काफी सपोर्टिव है नहीं, चाइना से कोई डिमांड एसेट बढ़ नहीं रही है, प्लस डॉलर की वॉलेटिलिटी के कारण मार्केट में एक स्थिरता नहीं थी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कमजोरी जारी रह सकती है, स्पेशली कॉपर की तरफ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस 790 से लेकर 780 के स्तर फिर से आ जाएंगे। तो मैं बिकवाली की सलाह दूंगा बेस मेटल काउंटर में। ऐसा जब कोई भी डिमांड नहीं है। सेम अगर आप देखिए ऑयल में भी मार्केट में काफी अच्छा गोता लगाया है। तो मेरे हिसाब से बेस मेटल और कमोडिटी सेक्टर में एज सच सारे कमोडिटीज वीकनेस में ही है, एक्सेप्ट बुलियन जहां पे सेफ हेवन बाइंग चल रही है। एक फाइनल सवाल यहाँ पर कच्चे तेल में, जहाँ पर जुलाई के महीने में 7.5% की गिरावट थी क्रूड में, यहाँ पर आज हल्की सी बढ़त है। कैसे देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या करने की राय? देखिए, अगर आप देखिए तो पिछले 2 दिनों में काफी तेजी देखने मिली थी $2-2.5 की, वो एक शॉर्ट कवरिंग थी और प्लस ओपेक की भी मीटिंग्स आ रही है। अगर मार्केट 70-80 के स्तर पे रहता है तो ओपेक और नॉन ओपेक, कंज्यूमर नॉन कंज्यूमर, दोनों कंट्रियों के लिए एक अच्छे फायदा का सौदा रहेगा। अगर बढ़ता है तो मार्केट में कंजम्पशन काफी कम हो जाता है, प्लस डॉलर डिमांड एज सच है नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ पे कमजोरी जारी रह सकती है। सारे
जो ट्रेड्स है, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि आगे वाले महीने में काफी मंदी है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जब तक नवंबर दिसंबर नहीं आता, ठंडी का माहौल जब तक पिकअप नहीं होता, फंडामेंटली मार्केट प्रेशर में रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ से एटलीस्ट 200 रुपए की और गिरावट फिर से आ सकती है प्राइस में। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि $75 का काफी अच्छा लेवल है WTI में, मार्केट वहां पे एक बार संभल सकता है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया धर्मेश हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और क्लियरली उन सभी नॉन एग्री कमोडिटीज पर बात भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री की, मौसम की एंड ऑफ कोर्स खाने के तेलों में क्या रुझान है, बताएंगे आपको। और अब हमारे साथ मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन यानी कि मोपा के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर हैं। अनिल जी नमस्कार। और रिसेंटली मोपा की मीटिंग हुई है, आपसे जानना चाहेंगे अब लेटेस्ट कुछ फेरबदल यहाँ पर नंबर्स में करने को मिला है और साथ ही साथ किस तरह की अवेलेबिलिटी अब देखते हैं आप, सामने किस तरह की मांग है। मोपा की जो मीटिंग हुई है उसमें 123 लाख टन की क्रॉप में कोई चेंज नहीं किया गया है। क्रॉप सेम रखी गई है। अप्रैल में थोड़ी क्रैशिंग ज्यादा हुई है, उसमें नंबर में 3-4 लाख टन का चेंज किया है। डिमांड ये है कि 40% इंडस्ट्री हमारे यहाँ की बंद पड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी 70 लाख टन 72 लाख टन का स्टॉक आज 2 अगस्त को इंडिया में है। तो आने वाले टाइम में 6-7 लाख टन 6-7 लाख टन से ज्यादा क्रैशिंग, मैक्सिमम 8 लाख टन से ज्यादा क्रैशिंग नहीं होती है। तो ये क्रॉप तो सफिशिएंट है, आने वाले टाइम के लिए क्रॉप सफिशिएंट है। जी अनिल जी, जैसे आपने कहा कि 40% उद्योग यहाँ पर बंद पड़ा है, तो किस तरह के क्लियरली मार्जिन्स में तो लॉसेस हैं ही, आप हमें पहले भी बताते रहे हैं। एज ऑफ नाउ किस तरह की स्थिति है मार्जिन्स को लेकर, सरकार से किस तरह की बातचीत है? हम 2 साल से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी कुछ गवर्नमेंट चेंज करे। अब एक तो इसमें आयातित तेल बहुत सस्ते हैं, उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। 10 से 15% का इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और लोकल तेल को बढ़ावा देने के लिए 10 से 15% की ड्यूटी लगाना बहुत जरूरी है। जब तक ड्यूटी नहीं लगेगी लोकल तेल नहीं चल पाएंगे। 115 रुपए किलो का सरसों तेल और दूसरे तेल सब 95 के नीचे है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री चल पाएगी। इसमें गवर्नमेंट को जल्दी कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तीसरा एक और डिमांड हमने रखी थी कि एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव दिया जाए। मस्टर्ड डीओसी, सोया डीओसी जो एक्सपोर्ट होता है उस पे इंसेंटिव दिया जाए। तो ठीक है, हम एमएसपी के आसपास कहीं ना कहीं मस्टर्ड और सोया में पहुंच पाएंगे, वो भी रिक्वेस्ट हमने की थी। चौथा हमने बोला था एक फ्यूचर ट्रेडिंग का बहुत बड़ा अंधेरा छाया हुआ है, हमको पता नहीं चलता कि इंडिया का मार्केट कल सुबह क्या होने वाला है। फ्यूचर ट्रेडिंग की भी रिक्वेस्ट की हुई है। तो ऐसा लगता है कि शायद कोई ना कोई रिक्वेस्ट पे ध्यान देके इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दिया जाएगा, वरना इंडस्ट्री अभी बहुत खराब हालत इंडस्ट्री में है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, ड्यूटी में चेंज करना चाहिए या एक्सपोर्ट को इंसेंटिव देना चाहिए। जी, आपने 4 चीजें कही यहाँ पर अनिल जी, एक चौथी मुझसे छूट रही है यहाँ पर। आपने बोला ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, फ्यूचर ट्रेड खोलना चाहिए, मस्टर्ड डीओसी सब्सिडी देनी चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, और एक और चीज आपने कुछ कही, आयात पे अंकुश लगाना चाहिए। आयात पे अंकुश लगाना चाहिए। अब आने वाले समय में किस तरह की डिमांड आप यहाँ पर लेके चल रहे हैं? जैसे आपने कहा कि सरकार एमएसपी को यहाँ पर, ये बात हम पहले भी करते रहे हैं कि सरकार एमएसपी को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाई है। तो जिस तरह का एडिबल ऑयल का बफर स्टॉक यहाँ पर सरकार बनाती है, जिस तरह की नेफेड हेफेड की हमने खरीदारी यहाँ पर बनते हुए देखी है, वो नंबर्स अब किस तरह से नजर आते हैं? नेफेड के पास में अभी भी 27 लाख टन है और नो डाउट के भारत सरकार ने और नेफेड ने अराइवल के समय किसान को सपोर्ट किया। 5,650 में माल खरीदा, लेकिन वो माल करीब 15-20 लाख टन ही माल खरीद पाए, बाकी माल बाजार भाव बिकना पड़ा। सेम स्थिति सोयाबीन की है। सोयाबीन की एमएसपी 4,892 रुपए है, 4892। अभी भाव मंडियों में 4200 रुपए चल रहे हैं, करीब एमएसपी से 15% कम है और सोयाबीन आने में 1.5 से 2 महीने की देरी है। तो कितना माल सरकार एमएसपी पे खरीद पाएगी? अगर एमएसपी पे नहीं खरीद पाती है तो ड्यूटी बढ़ाना और इंसेंटिव देना दोनों करना पड़ेंगे उन्हें। एमएसपी के आसपास में एमएसपी के आसपास सोयाबीन पहुंच सकता है और उससे सरकार को भी नहीं खरीदना पड़ेगा, इंडस्ट्री भी चल जाएगी। तो एक बार सरकार को इसके लिए सोचना जरूरी है कि कुछ ना कुछ अब तेल उद्योग के लिए करने का टाइम आ गया। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफकोर्स काफ़ी दिक्कतें अभी भी यहाँ पर जारी हैं और 15% अगर एमएसपी के नीचे यहाँ पर भाव है, आने वाले फेस्टिवल सीजन में ऑफकोर्स शायद कुछ सपोर्ट देखने को मिल पाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ क्लियरली जैसे उन्होंने कहा कि 40% उद्योग यहाँ पर मस्टर्ड को लेकर तो बंद ही हैं। लेकिन नया महीना शुरू हुआ है और ये इंपॉर्टेंट रहेगा मॉनसून के लिहाज से। हमारे साथ स्काईमेट के मिस्टर जीपी शर्मा है। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। जुलाई पॉजिटिव खत्म हुआ है, अगस्त से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आगे, क्योंकि अब ये सेकेंड हाफ है, कैसे देखते हैं आप जो अगस्त और सितंबर दोनों के महीने? अगस्त के महीने में जो पहला हाफ होगा अगस्त का, वो दूसरे हाफ से अलग होगा। पहले हाफ में अच्छी बारिश है। आज के दिनों में भी जैसे कुछ क्षेत्रों में जहां वर्षा नहीं हुई थी, जैसे पश्चिमी बंगाल में अच्छी वर्षा हुई है। अच्छा मानसून के 2 सिस्टम है,
वर्षा जरूर होगी और पूर्व से पश्चिम की तरफ बंगाल से लेके आगे जैसे स्टैगरिंग रेंज है, तो उस तरह से पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़ झारखंड से होते हुए मध्य प्रदेश में अच्छी वर्षा हुई भी है और भारी वर्षा होने की संभावना है अगले 2 दिन में। यही वर्षा उसके बाद आगे चलते हुए राजस्थान के क्षेत्रों तक और मध्यम वर्षा इवन गुजरात तक भी पहुंचेगी। कहने का यह है कि पहले हाफ में अच्छी वर्षा देश के पूर्वी भागों में, मध्यवर्ती भागों में और पश्चिमी भागों में, जिसमें कि राजस्थान गुजरात रहेगा। हालांकि जो पूर्वी उत्तरी भाग है, पंजाब हरियाणा में वर्षा जरूर है लेकिन उतनी नहीं है जितनी चाहिए, वहां डेफिसिट बना रहेगा। देश के दक्षिणी भाग जो है उनमें भी वर्षा रिलेटिवली कम है, लेकिन मध्यवर्ती भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भागों में अच्छी वर्षा रहेगी। पहले हाफ के बाद कुछ मैंने पहले भी बताया था, परिस्थितियां ऐसी शायद बने जिसमें कि मानसून एक ब्रेक लेता है, हम उसको ब्रेक इन मानसून कहते हैं। वो सेकंड हाफ वैसे भी मानसून का अगस्त का उसके लिए ज्यादा फेवरेबल रहता है, जिसमें कि मानसून तरफ शिफ्ट हो जाती है पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ। उस स्थिति में देश के काफी सारे भागों में मानसून थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और केवल तराई वाले क्षेत्रों में ज्यादा उसका जोर रहता है। ऐसी परिस्थिति अगर होगी वो शायद दूसरे सप्ताह के बाद ही बनने की संभावना है। जी आप जिस तरह की बारिश फिलहाल हिमाचल और केरला में आते हुए नजर आई है, जहां पर अलर्ट्स जारी हैं, यहाँ पर आप क्या कहेंगे, स्थिति सुधरेगी? केरला में स्थिति सुधरेगी 5 तारीख के बाद। और क्योंकि जिस क्षेत्र में थोड़ी दिक्कत है, परिस्थितियां हैं जिसमें ऐसा हादसा हुआ है, वायनाड क्षेत्र में, उस क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए वहां वर्षा अभी भी हो रही है। हालांकि पहले से थोड़ी राहत जरूर है, वर्षा रुकती भी है बीच में। वायनाड, कोझिकोड, इडुक्की, ये वाले कन्नूर, ये वाले क्षेत्र जो है इसमें वर्षा अभी भी है। दक्षिणी भागों में थोड़ी कम है, त्रिवेंद्रम, कोची तक वर्षा कम है, लेकिन जो क्षेत्र प्रभावित हैं, विशेषकर जो वायनाड की बात करें, उस क्षेत्र में वर्षा अगले 2 दिनों से तक जारी जरूर रहेगी, चाहे रुक रुक कर ही होगी और ज्यादातर रात के समय तो वर्षा जरूर होगी वहां और भारी वर्षा होने की भी संभावना रहेगी। 5 तारीख के बाद से जरूर राहत मिलेगी उन क्षेत्रों में और अच्छी राहत, फिर वो लगभग 4-5-6 दिन तक भी बेशक जो है, मैं कह रहा हूँ मानसून की वर्षा लाइट रहेगी, लेकिन 5 तारीख के बाद। पॉइंट टेकन। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो यानी कि 5 अगस्त तक अच्छी खासी बारिश है और जैसे मिस्टर शर्मा कहते भी रहे हैं कि पहला जो हिस्सा है अगस्त का 1 से 15 तारीख तक बारिश अच्छी है, उसके बाद सेकंड हाफ में हम ब्रेक इन मानसून आता हुआ देखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ राजस्थान, गुजरात समेत काफ़ी जो सेंट्रल और वेस्टर्न इलाके हैं, यहाँ पर बारिश अच्छी होने की उम्मीद। हमारे साथ रवि देवरा हैं। रवि, आप सबसे पहले एग्री पे बताइए, जिस तरह का यहाँ पर क्यूज मिलते हुए नजर आए हैं मानसून से, आपकी सेंस क्या है और कहाँ पर आप ट्रेड करेंगे? मानसून की परिस्थिति देखें तो अभी तक तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन रहा, इन पर्टिकुलर काफी साल के बाद बारिश कंपेरेटिव अच्छी हुई है। एंड सोइंग का भी नंबर जो देखें तो वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है कि सही जा रहा है। पर्टिकुलर सोइंग के नंबर काफी बढ़ के आ रहे हैं, तो मींस की ये अभी जो रुकेगी बारिश तो शायद लग रहा है कि ये नंबर और इम्प्रूव हो गए और ये 2021 के बाद एक अच्छा साल होगा जिसमें एक बम्पर शोइंग की एक्सपेक्टेशंस मार्केट कर रहा है। जिसमें जहाँ पे थोड़ा स्विंग कम है वहां पे मेरे हिसाब से फोकस लेना चाहिए। आई थिंक वहां पे कैस्टर में अभी देखे तो स्विंग की सिचुएशन थोड़ी वीक है, तो वहां पे थोड़ा फोकस रहेगा। कैस्टर सीट में बाई करें, अराउंड 6160 प्राइसेस चल रहे हैं। करंट लेवल पे बाई किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 6090। टारगेट है ऊपर की साइड, लग रहा है कि 6400 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में, और अगर इंट्राडे ट्रेड है आपका तो वहां पे एटलीस्ट वहां पे 6320 तक के लेवल वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो कैस्टर सीट पहला पिक रहेगा, थोड़ा वहां पे बाय करना चाहिए। वहीं तन्या जो नॉन मींस के जिसका खरीफ सीजनल नहीं है, आई थिंक वहां पे थोड़ा फोकस रखे। तन्या में भी कंपैरेटिव स्थिति सामान्य है, इन पर्टिकुलर जो सप्लाई है वो भी कम हुई है, तो वहां पे फोकस रखे। 7150 के करीब वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए अराउंड 7070 एंड टारगेट वुड बी 7300। साथ ही साथ रवि, गुआर आप कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी बुआई के नंबर्स आते हुए नजर आए हैं? जब से वहां पे देखे तो कंपेटिटिव सिचुएशन यही रही है। 5200 से 5600 गुआर सीड एंड 10,600 से लेके 11,200 गुआर गम। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर रेंज में रहेगा। पर्टिकुलर जो 2 दिन पहले उछाल आया था, आई थिंक वो सस्टेन नहीं हो पाया,
एंड शार्प एक गिरावट वहां पे आई है, बट मुझे लग रहा है फिर भी 550-300 के करीब एक काफी हम सपोर्ट है। एंड गुआरगम की बात करें तो 10,500 के करीब काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां पे बाय एंड डिप्स करना चाहिए। शायद 1-2 दिन सेंटिमेंट यहाँ से वीक रह सकता है, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में 15 अगस्त के बाद एक अच्छी रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वहां पे सोइंग का प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक 5340 5330 के करीब वहां पे शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें, 5200 का स्टॉप लॉस लगाए, फिर से 5600 के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये जैसे ही हम टाइम करेक्शन मूड में है, जैसे हम सितंबर से अक्टूबर में जाएंगे, एक अच्छी रैली की उम्मीद मुझे गुआर कॉम्प्लेक्स से दिख रही है। तो आज लेकिन बहुत बेहतर दिन नहीं है गुआर के लिए। 2.5% की गिरावट सीड में, 3.5% गम नीचे है। और जैसे रवि कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद शायद यहाँ पर कुछ रंग लौटता हुआ नजर आएगा। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम एग्रीकल्चर स्पेस पे अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो फोकस होगा इक्विटीज़ पर।